मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। क्या हाल है भाई आप सभी के? आप सबके कमेंट एक एक करके पढ़े हैं मैंने। बड़ा अच्छा लगा कल की क्लास का रेस्पॉन्स। सच में मुझे ठीक लगा। और मेरी तरफ से भी मेहनत की डोज बढ़ा दी जाएगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मेरे बच्चों, मेरी एक टॉप 100 बुक है, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए मीन्स के लिए अभी से। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि पैसे नहीं भी है तो खर्च मत करें। जो आप तैयारी कर रहे हैं बस इन्हीं को, मीन्स में जो सवाल मैं करा रहा हूँ इससे करते रहिए। और अगर पैसे हैं तो ये पोस्टर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, टॉप 100 वाली बुक का। इससे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे सवालों की प्रैक्टिस की। नमस्कार मेरे दोस्तों, अब आते हैं आगे आज की क्लास में। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग ए बुक विद 450 पेजेस। 450 पन्नों वाली एक किताब में पन्नों को लिखना है, उनको मार्क करना है, तो कितने अंकों की जरूरत होगी। तो आप शायद इस बेसिक को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1 से 9 तक 9 ही नंबर होते हैं मेरे बच्चे, और कुल मिला के जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो भी 9 ही रहते हैं। 1 से 99 तक मेरे बच्चे 99 नंबर होते हैं, और नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो 189 होते हैं। वहीं मेरे बच्चे 1 से 999 तक की अगर हम बात करें बाबू, तो 999 नंबर होते हैं, और कुल मिला के 2889 डिजिट की जरूरत होती है। ऐसे ही इससे आगे तो हमने ये देखा कि गिनती में 99 से ज्यादा पेज है। तो मेरे बच्चे बेस ले लेते हैं 1 से 99 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 99 तक लेंगे तो 189 डिजिट का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक है। 99 के बाद गिनती 100 से चालू होगी और कहाँ तक लेके जानी है सर? 450 तक। यहाँ कितने नंबर आएंगे? तो 450 में 100 हो गया 350, एक जोड़ोगे 351 नंबर आएंगे। हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होना है यहाँ पे बाबू, 1 2 3। तो 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 1053। क्या मेरी बात समझ पाए? तो भाई कुल कितने डिजिट हुए? 9 और 3 12। अब देखते हैं इकाई का अंक दो कहाँ है, दो जगह है। 8 5 13 और 1 14, 42 आखिरी दो अंक कहाँ पे है? तो सर केवल ऑप्शन बी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। हाँ है ना? आइए जी, देखिए मेरे दोस्त, बेसिक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है। कह रहा जी 64 का वर्गमूल निकालो, 8 आएगा। यहाँ 4 अंक है तो इसका वर्गमूल में 2 अंक आ जाएंगे, 08 आएगा। मतलब यहाँ डेसिमल लगेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ऐसा आ जाएगा 0.08। यहाँ मेरे बच्चे 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक है, तो सर 0.9 आएगा। यहाँ 4 अंक है तो भैया 2 अंकों पे सेट होना है, 0.09। कह रहा जी जोड़ दो, तो 9 8 17, बिल्कुल ठीक है। 9 1 10, बिल्कुल ठीक है। 8 1 9, तो आंसर आया मेरे बच्चे 9.07, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये तो तय हुआ कि सर पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट में कुछ नंबर्स है जिनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 11 का जो वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 121 होता है। अगर यहां मैं एक जीरो लगा दूं, 101 का वर्ग पूछूं, तो यहां पे भी एक जीरो लगा दो। अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहां 2 जीरो पूछूं आपसे, इसका वर्ग पूछूं, तो यहां पे भी आपकी 2 ही जीरो लग जानी। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर 3 जीरो की बात करें हम यहां, तो यहां पे भी बाबू 3 ही जीरो लगा देनी है। समझते हैं इतनी बात को? बिल्कुल समझते हैं सर। एक तो मेरे प्यारे बच्चों 11 वाले नियम को कान पकड़ के समझ लीजिए। दूसरा, मेरे बच्चे आप जानते होंगे कि 9 का वर्ग होता है 81, 99 का वर्ग होता है मेरे बच्चे, तो 9 का वर्ग करते हैं 81। फिर मैंने समझा कि इससे एक छोटा लिखो, इससे एक बड़ा लिखो। फिर 999 का वर्ग करते हैं, तो 9 का वर्ग 81। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो 2 बार छोटा लिखो और 2 बार बड़ा लिखो। ये मेरे प्यारे बच्चों तरीका होता है सवालों को सोल्व करने। ये कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक है जो आपको पता होगी तो खटाक से सवाल निकाल दोगे। ये आपने देखा कि एक और एक, यानी एक जीरो रखी, मतलब 101 का वर्ग है। अब लेकिन मुझे डेसिमल पकड़ने, तो 2 2 4 2 6 अंकों पे है, तो 3 अंकों पे 1 2 3 यहां आएगा। यहां आ जाइए। ये मेरे बच्चे 9801 81 आया, तो यानी 99 का वर्ग है। अब मेरे बच्चे 2 अंकों पे है, तो यहाँ 1 पे आएगा, यानी 9.99 आएगा।
बहुत सुंदर जी। 25 तो बहुत आसान है, 5 का वर्गमूल मतलब 5 का वर्ग होता है तो 0.5। अब मेरे बाबू जोड़ोगे तो 1 0 नौर 1 10 5 15 का 50 साल 1 नौर 1 10, तो आंसर आया 10.501। तो मेरे बच्चे ये तय हुआ कि सर ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन कौन सा सही है? केवल 1। अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैंने यहां पे एक चीज नोटिस की कि सर इसका जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लगेंगे, जबकि मेरे पास जो यहाँ वैल्यू दे रखी है उसमें डेसिमल का 2 डिजिट है। यानी ये स्पष्ट पता चल गया था कि सर ये वाला वैसे भी स्टेटमेंट गलत है। मेरा फर्ज समझाने का था तो मैंने डिटेल भी समझा दिया उसको। आइए आगे देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा कि भाई रूट एन की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पहले एन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम कि सर पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है पेपर में अटेम्प्ट यूनिट डिजिट से कर देना चाहिए। मजे की बात यह है कि भैया सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। पकड़ सकते हैं कैसे? देखो इसका वर्ग करोगे तो भी इकाई अंक 5 ही रहेगा, इसका वर्ग करोगे तब भी 5 ही रहेगा, मतलब वर्ग नहीं तो ऐसे ही, और ये 6, तो इकाई अंक जोड़ोगे तो 5 5 10 और 6 16, यानी यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो अगर किसी नंबर का इकाई अंक 6 है तो इसके स्क्वायर रूट का भी इकाई अंक 6 ही होगा बाबू, ये बदल नहीं सकता है, क्योंकि 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 इनकी आप जो मर्जी पावर कर लो, इनका यूनिट डिजिट वही रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली आंसर दे देना चाहिए था। अब बात करते हैं कि सर इस सवाल को करना हो सोल्व तो कैसे करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो 2024 में आपके एग्जामों में पूछे गए, और सारे बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने उठाए। 12345 को ए मान रहा हूं समझाने के लिए, तो ये ए स्क्वायर हुआ, ये हुआ सर ए, और सर ये है ए प्लस 1, यानी 12345 से एक बड़ा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपने कहा सर बात तो यहां तक सही है, तो सर ये ए स्क्वायर, ये ए और ए 2a हुआ जमा ए। सर इसके बारे में कुछ सुना है? हाँ सर ये तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये है एन के बराबर। सर अपने को क्या चाहिए? रूट एन चाहिए। अपने को क्या चाहिए सर? रूट एन चाहिए। तो रूट एन कट जाएगा तो आंसर आएगा ए प्लस 1। तो ए किसे माना था आपने? 12345, एक और जोड़ोगे 12340, दैट इज ऑप्शन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। मैं आपको दोनों ही मेथड बता रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट इन योर एग्जाम एंड हाउ टू सोल्व इट, ताकि पेपर में कई बार ट्रिक इस्तेमाल ना भी हो पाए तो एटलीस्ट आपको सोल्व करना आता हो। ये है मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल से, और डेसिमल में भी रिकरिंग डिजिट वाले टॉपिक से। आइए देखिए यार, पहले इन दोनों को मस्त बनाओ। 39 को क्या लिखेंगे? 39 माइनस 3, जिस पे बार नहीं वो घटाते हैं, और बटे में जितने पे बार है वो, और एक जीरो, जिस पे बार नहीं उतनी जीरो। तो 39 में 3 गया 36, 36 बटे 90। बहुत सुंदर सर, यहां जी ये हो गया सर 7 बटे 9। अब क्या करें सर? अब मेरे बच्चे ध्यान देना, 9 से काटोगे 9 चौक 36, 4 आया, तो ये आया 28 बटे 90। मेरे बच्चे ये मेरा सवाल नहीं है, पेपर का क्वेश्चन है, और अगर आपको स्मार्टनेस चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना है, तो आपको 28 बटे 90 को ही रिकरिंग डिजिट में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करें? हम किसी भी नंबर को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.37, या इसके ऊपर मान लीजिए 0.37, इसके ऊपर बार लगा, और मैं कहूं कि इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो यही तो तरीका होगा। 37 जिस पे बार नहीं है वो ही घटाओ यहां पे, और बटे जितने पे बार उतना 9, नहीं उतनी 0। तो मैंने ये देखा कि जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतनी 0, यानी इसका आंसर हर हाल में 0.xy पे बार वाली टाइप का होगा। ये तो तय, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये xy कैसे निकलता है? तो 0.xy पे बार अगर आप देखोगे तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है xy माइनस x बटे 9 और 0। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 28 को ऐसी फॉर्म में लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से ये घटा के 28 आना चाहिए। तो बताओ किस में से क्या घटा के 28 है, लेकिन ध्यान रहे जो यहां पे दहाई अंक होगा वो यहां घटाना है। तो सर अगर मैं यहां 2 ले लूं तो 2 घटा के तो फिर यहां 30 बनेगा, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 आएगा। तो x को लो आप 3, तो 28 और 3 31, यानी ये नंबर होगा 31 माइनस 3, यानी ये जो नंबर होगा मेरे बच्चे ये कछु और नहीं 0.31 पे बार होगा।
कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? देखिए आप लोग मस्त हो जाए तो इस सारे बढ़िया बढ़िया सवाल सारे टॉपिकों के कराने वाला हूं। तो अगर आप इतनी कैलकुलेशन समझ गए तो इस सारी लड़ाई से हमें एक ही बात पल्ले पड़ी। क्या क्या पल्ले पड़ी सर? कि 0.31 हमारा आंसर आ गया यहां पे। आइए अब मैं ये करूंगा कि सर ये है 0.56 पे बार, प्लस में 0.31 पे बार, और माइनस करूंगा सर 0.723 पे बार। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि प्लस प्लस के मैंने इकट्ठे लिख दिया, माइनस अलग लिख दिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब आप यूनिट डिजिट का खेल खेलो। यहां 6 है इकाई अंक, यहां 1 है और यहां 3 है, तो 6 और 1 7। 7 में से 3 घटाओगे मेरे बच्चे, इकाई अंक क्या है? 4। अब आप कहोगे सर 4 तो यहां पे भी और यहां पे भी, ये तो तय है कि ये मेरा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब आप लोगों ने मेरी क्लास पढ़ी है तो वहां पे मैंने समझाया था कि ऐसे केसेस में ये देखा करो कि कितने डिजिट पे बार है। तो सर यहाँ 1 पे, यहाँ 1 पे, यहाँ 2 पे। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा ना उसमें मैक्सिमम जितने पे अधिकतम बार है, जैसे यहाँ 2 पे अधिकतम बार है, तो आपके आंसर में उन 2 डिजिट पे ही बार मिलेगा। हाँ है ना? याद है कि भूल गए ये चीजें? मैंने ये समझाया था इस तरह से कि भाई ऐसे टेबल बना के करते हैं। यहां लिखते हैं एलसीएम ऑफ बार, यहां लिखते हैं मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है। याद है? तो भैया यहां 1 पे बार था, यहां भी 1 पे था बाबू, और आखिरी वाले में 2 पे था। तो इन दोनों तीनों का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा, यानी इसके आंसर के आखिरी 2 डिजिट पे बार होगा, एंड दैट इज ओनली इन ऑप्शन बी, बिकॉज इन डी ऑल 3 डिजिट हैव बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। यानी सबसे पहले यूनिट डिजिट पकड़ के देख दी मैंने, फिर मैंने देखा यार बार कहाँ सेट किया जा सकता है। भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में? आपको ज्योमेट्री की पूरा कॉन्सेप्ट की वीडियो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी तक की मैंने डाल दी। आगे की भी क्लासें आपकी लगातार मिलेंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना? लेकिन मैं बहुत बच्चे देख रहा था कि बहुत सारे बालक नाराज हो रहे थे कि ज्योमेट्री आप ज्यादा वो करा रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हो। करूं क्या? अगर वेटेज वाइज देखें तो अर्थमेटिक में 20 चैप्टर है, एडवांस में देखें तो कुल मिला के 4 ही तो चैप्टर बने हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो, 5वां चैप्टर ही नहीं बन रहा। तो हर एक चैप्टर में नंबर क्वेश्चन ज्यादा कराने पड़ेंगे, तो उसे बीच बीच में कराता रहूंगा। आइए देखिए मेरे बाबू, यहां आपको यह समझ चाहिए कि यहां पे भी 2 अंकों पे बार है, यहां पे भी 2 अंकों पे बार है। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां पे भी 2 अंकों पे बार लाना होगा, 13/15। यहां 2 अंकों पे बार लाना होगा। सर 2 अंकों पे बार कैसे टेका जाए? तो उसके लिए तो सर बटे में 990 चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो सर? बकवास नहीं कर रहा बाबू, सही समझा रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं सिर्फ वाई जेड पे बार रख रहा हूं तो इसका मतलब हुआ एक्स वाई जेड माइनस एक्स, जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतनी 0। माय डियर स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सही उत्तर। तो मैंने यहां पे भी 2 पे देखा, यहां पे भी 2 पे देखा, तो मैंने कोशिश करी कि फाइनल में सेट किया जा सकता है कुछ। आपने कहा करूँ ना, तो 15 को 990 लिखना, किससे गुना करना पड़ेगा? 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 66 से, तो इधर भी 66 से करो। तो 13 छिक 78, और 13 छिक 78 और 7 78 7 कितना हुआ? 85। तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 858। यानी हम इस बात को चाहते तो 858 बटे 990 लिख सकते थे। पहले आराम से इतनी बात समझो, फिर आगे। अब कहानी यहां क्या सेट करनी है मेरे भाई, कि यहां इसको हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो आपको अभी जो समझाया उसी चीज पे लेके आओ। 0.xyz में वाई जेड पे अगर बार है तो इसे लिखेंगे एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन 990। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या कि सर एक्स वाई जेड कितना है और एक्स घटा के 858 लाना है। तो क्या करें भैया इसमें? तो सर करा ये जाए कि जो इसका सैकड़े का अंक है वो यहां घटाना है, तो सैकड़े का अंक 8 है तो 8 घटाना है हमें, और 8 घटा के 858 लाना है। तो 858 में 8 जोड़ा 866। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर आप लिखना चाहें डेसिमल में, ये सब मेरे बच्चे क्लास में आपको बहुत अच्छे से प्यार से खूब डिटेल में पढ़ा रखा मैंने। तो इस चीज को लिखना चाहोगे तो ये लिखा जाएगा 0.866। चतुराई भरी नजरों से लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 0.866 पे बार। क्लियर है? अब मेरे बच्चे ये वाली जो वैल्यू है ये उधर जाएगी माइनस की होगी, तो 0.519।
बार दोनों पे सेम है, तो 16 में 9 गया 7, हंसी ली थी, तो 5 में 1 गया 4, 8 में 5 गया 3। तो ये रिजल्ट जो आएगा ना सोल्व होके 0.xyz पे बार, ये कुछ और नहीं 0.347 आएगा। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटे x की वैल्यू कंपेयर करोगे 3 आएगी, y की वैल्यू कंपेयर करोगे 4 आएगी, और z की वैल्यू मेरे बच्चे कंपेयर करोगे 7 आएगी। अब यहां रख देते हैं वैल्यू। x की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, y की वैल्यू 4, 4 3 12, z की वैल्यू 7, 7 5 35। तो 6 जमा 12 18, 18 में से 35 गया -17। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन डी यहां पे एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर आ जाए। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? देखिए, क्लास में ये सब चीजें सिस्टमेटिक पढ़ा चुका हूं, यहां मैं आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, डू नॉट गेट वरीड अबाउट एनीथिंग, जस्ट बी सिंपल। आइए देखो यार, इसको रिकरिंग डिजिट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 4 2 8 5 7 ये जो डाटा है इसके ऊपर बार लगेगा पूरे पे, ये बार बार घूमता रहेगा। समझ रहे हैं? पूरे पे लग रहा है बार, बार बार घूमेगा। इसकी आप फ्रैक्शन बनाओ, काटो पीटो, उससे बढ़िया काम है कि आप ये समझो कि इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है। अगर आपने परसेंटेज भी पढ़ा है तो याद होगा 1/7 की जो हम परसेंटेज बनाते थे वो 14 सही 2/8 में, और वहां मैंने कईयों बार परसेंटेज में इसका डेसिमल बताया कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला रहता है। क्लियर है? ऐसे ही मेरे बच्चे ये है 16 सही 2/3 वाली कहानी, ध्यान दोगे तो 1 6 6 6 6 6 है, तो इसकी जो फ्रैक्शन रहती है 1/6 रहती। या तो बनाइए इसे 6 पे बार लगा के इसकी फ्रैक्शन बनाइए, बनाएंगे तो भैया 16 में से 1 गया बटे 9 0, तो 16 में से 1 गया 15 बटे 90। या तो इस तरह डिटेल में काट पीट में चाहिए, 15 छिक्के 90, 1/6 से आएगा। या याद रखिए यार 16 से 2/3 था, 16.66% में ये सारी कहानियां बता रखी हैं। अब कह रहा है जी दोनों को जोड़ लो, तो भैया 1/7 प्लस 1/6 को जोड़ोगे तो 7 6 13, 13/42 है। ये तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, a प्लस बी। अब नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 1/42, इससे एक कट जाएगा मेरे बच्चे, मेरा आंसर आएगा 13। मेरे नन्हे मुन्ने अनमोल रत्नों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आएगा 13। जल्दी से बताओ, मजा आया नहीं आया? बढ़िया लगा सवाल? सारे 2024 के ही क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छे अच्छे सवाल ले रहा हूं, वो सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो सवाल है ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये सवाल जो आया है ये यूपीएससी सी सेट में पूछा हुआ है, और देखिए सारे ही एग्जाम कहीं ना कहीं एक ही लेवल के हैं, तो रिलेट होते हैं एक दूसरे से। और आराम से पढ़िए, सबसे मस्त तरीका पढ़ने का, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करिए या पॉज ना करिए, सिर्फ सुनिए सवाल को, मतलब पढ़िए सवाल को फिर करिए। मैं सुनाता हूं फिर तुम सुनना। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ए मल्टीपल ऑफ 2 नंबर। कहता है किसी भिन्न का जो न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ए एंड बी, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट है, एंड द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर इज 2। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट ही इज गोइंग टू से। निशान लगाते हैं। किसी भिन्न का अंश 2 संख्याओं का गुणज है, इनमें से एक संख्या दूसरी से 2 बड़ी है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ए मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन द अदर बाई 2। आपने कहा सर मजा आ गया, आपने बात सही बताई कि भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश को 2 मल्टीपल में लिखा हुआ है, दोनों का डिफरेंस 2 लिखा है, मजा आ गया है। अब सर अगली लाइन ये कह रहा है कि द ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। कहता है जो बड़ा नंबर है ना, ग्रेटर नंबर है, वो डिनोमिनेटर से 4 बड़ा है, नहीं 4 छोटा है, माफ करिए, जो सबसे बड़ा नंबर है ऊपर वालों में से, उसमें जो डिनोमिनेटर से वो 4 छोटा है। मतलब ये बाबू कि अगर मैं इस नंबर को ग्रेटेस्ट मान लूं, तो जो डिनोमिनेटर है उससे ये 4 कम है, उससे ही मेरे प्यारे बच्चों 4 कम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है बाबू। अब समझे भैया, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। यदि हर, यानी जो डिनोमिनेटर है मेरे बच्चे, यदि देन द इफ द डिनोमिनेटर इज 7 प्लस सी, कहता अगर हर का मान 7 जमा सी,
हर का जो उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों 7 प्लस सी। बहुत बढ़िया। अगर हर का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों 7 जमा सी है तो आपके पास मेरे बेटे एक बात बताओ 7 प्लस सी यानी डिनोमिनेटर आ गया। अब जो सबसे बड़ा नंबर है, ऊपर दो नंबर थे ए और बी, इनमें जो बड़ा नंबर है वो इससे 4 छोटा है, तो इसमें से लाला 4 घटाओगे तो 7 में 4 गया 3, यानी बड़े वाला नंबर 3 जमा सी है। आपने कहा हाँ सर, यानी जो बड़ा नंबर है वो 3 जमा सी है, और इन दोनों नंबर के बीच का गैप है 2, मतलब ये नंबर बड़ा है तो ये वाला इससे 2 छोटा, तो इसमें से 2 घटाओगे लाला तो 3 में 2 गया 1, तो ये नंबर आएगा 1 जमा सी। मेरे बच्चे सारा खेल प्रेम प्यार का है। अब एक बार सवाल को पढ़ो, सिर्फ सवाल को पढ़ो, उसके बाद की कहानी आगे। और सवाल पढ़ के मजा आ रहा है, हमारी मेहनत आपको लग रहा है अप्रिसिएशन के काबिल है, तो इसे जरूर अप्रिशिएट करिए अपने दोस्तों में। आइए आपका इंतजार था, नहीं नहीं फिर गलत समझ गए तुम मेरी बात को, दोबारा समझाता हूं। देख मेरे बेटे, मेरे बाबू, डिनोमिनेटर दे रखा है 7 जमा सी, इस कहानी पे अभी तू मत जा बेटे। एक उम्र होती है ना, उसके बाद ही क्लब में जाया जाता है, तो अभी तेरी उम्र 10 सेकंड बाद होगी क्लब में जाने की, तो अभी तो इसको छोड़, सिर्फ उसे पहला पढ़। तो डिनोमिनेटर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 7 प्लस सी। कह रहा था कि जो सबसे बड़ा नंबर है भाई, न्यूमरेटर जो है, अंश जो है वो दो संख्याओं का गुणनफल है, और इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में जो बड़ा नंबर है वो ए मान लिया, ए के आगे जी लिखा, जी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट ही तो लिख रहा हूं, और क्या सोच रहा है। तो ये जो बड़ा नंबर है ये इससे 4 छोटा है, तो अगर डी की वैल्यू 7 जमा सी है तो इससे 4 कम करूं तो -4 करोगे तो ये तो आएगा 3 जमा सी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, ये बड़ा है तो ये वाला 2 छोटा होगा, तो इससे 2 घटाओगे तो 3 में 2 गया 1 जमा सी है। मजा आया कि नहीं आया? अब आगे आते हैं। आपने कहा सर हाँ कहानी समझ गए, अब आगे आ जाइए और बात को खुल के समझाइए। कहना क्या चाह रहा है सवाल? सवाल आग लगाना चाह रहा है आपके अंदर। सवाल ये कह रहा है कि भाई सी की जो वैल्यू है -7 से बड़ी है, सी की वैल्यू -7 से बड़ी, सी इज ग्रेटर देन -7। तो कह रहा है कि इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन? मेरे बच्चे वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो मैंने देखा है, मुझे बड़ा मजा आया इस सवाल को पढ़ के, और यही मजा मैं आपको देना चाह रहा हूं। आओ, और ये मजा वो राहुल गांधी वाला नहीं, बढ़िया वाला मजा। आओ देखिए मेरे बच्चे, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वैसे तो मैं अपनी क्लास में मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू सिखाता हूँ, तो मैं उस तरीके से भी करता हूँ, लेकिन अभी वो तरीका ठीक नहीं है। देखिए क्लास में हम जो चीज़ पढ़ाते हैं, मच्छर क्यों खा रहा है भाई, क्लास में जो चीज़ हम पढ़ाते हैं वहाँ दोनों चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, पेपर वाली अप्रोच भी, और मेरे बच्चे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना वो वाली अप्रोच भी, क्योंकि हमें दोनों ही जाननी जरूरी है। दोनों देखो, पेपर की अप्रोच आप तभी लगा पाएंगे जब आप सवाल को डिटेल करना जानते हो। आपने मैक्सिमा मिनिमा का एम नहीं पढ़ा और आप सीधा पेपर में उसके अप्रोच लगाना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है। तो सारी चीजें रिलेट करती हैं और हर चीज जरूरी है। मेरे बच्चे मैंने देखा कि मिनिमम वैल्यू दो ऑप्शन में है, एक जगह तो पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव है। दोनों में से मुझे एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मुझे मिनिमम निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात आना, अगर सी की वैल्यू -7 से बड़ी है, मतलब -8 हो सकती है। सर क्या बाउली बात कर रहे हो, -7 से बड़ी, जब भी माइनस से बड़ा ढूंढते हो तो हमेशा नीचे जाओ, -6, -5, -4, -3, -2, -1, -0। सर क्या बकवास कर दिया आपने, जीरो के आगे ना माइनस लगता ना प्लस, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सर ये सारी जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही ना, ये -7 से बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे ये तय है कि अगर मैं सी की वैल्यू इनमें से कोई भी लूंगा तो नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? सर नीचे वाली वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि 7 से तो छोटी लोगे, 6 घटाओ 5, 4, 3, 2, 1, यहां तक कोई भी चीज लोगे तो छोटी तो बनी 7 से, तो पॉजिटिव उत्तर आएगा, और नीचे के लोगे तो प्लस 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 यानी पॉजिटिव रहना है। तो नीचे की तो फ्रैक्शन पॉजिटिव हर हाल में आएगी, इट इज डैम श्योर। अब सर अगली बात ये कि ऊपर की क्या आएगी? देखो सर 3 जमा सी है और 1 जमा सी। अगर सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना,
अगर मैं सी की वैल्यू पॉजिटिव ले लूंगा इनमें से, यानी 0 से लेके और इन्फिनिट तक कोई भी ले लूंगा, तो आप जानते हैं पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव बटे पॉजिटिव उत्तर मेरा पॉजिटिव आएगा। यानी सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती ना तो मैं 100% आंसर देता पॉजिटिव, लेकिन मुझसे वो पूछा ही नहीं है। मुझसे पूछा नेगेटिव, मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझसे पूछा मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मुझे मिनिमम वैल्यू जानना है ना, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि नीचे तो किसी भी हालत में नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। ये तो मोदी जी वाला सपना है। अब आते हैं नेगेटिव नहीं ना, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पे, कि ऊपर क्या नेगेटिव लाई जा सकती, क्योंकि ऊपर नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आ जाएगा, यानी मिनिमम हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, अब सोच के बताओ नेगेटिव कब आ सकती है। भाई ये कोई भी वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक। मैं -6 लेके देखता हूं सर। अगर मैं -6 लूंगा तो 3 में -6 क्या, -3, 1 में -6 गया सर, -5, सर लफड़ा हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। थोड़ा लॉजिक लगाओ दिमाग का, कि अगर मैं ये 3 से बड़ी वैल्यू ले दूंगा ना, सी की वैल्यू अगर 3 से बड़ी नेगेटिव में, मतलब नंबरों की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये कोई भी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों में यहां रख दूंगा तो यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस उत्तर हो जाएगा पॉजिटिव। यानी मेरे बाबू, आप इससे लेके इधर तक की कोई भी कहानी रखेंगे तो उत्तर पॉजिटिव आएगा, इससे लेके इधर तक की भी कोई कहानी रखेंगे उत्तर पॉजिटिव आएगा। अब बचा मेरे भाई ये वाला -2 और -1। अगर मेरे सर -1 रख दूंगा तो -1 + 1 0, तो 0 बटे समथिंग 0, यानी आंसर फिर भी 0 आया। तो मुझे तो मिनिमम चाहिए, तो 0 से छोटा तो माइनस होता है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं माइनस कहां सकता है। तो मेरे बच्चे -1 से भी माइनस नहीं आएगा, बचा -2। तो अगर -2 रखोगे तो 3 में से 2 गया मेरे बच्चे, कितना आया 1, और 1 में से -2 गया, क्या बचा -1। तो मेरे बच्चे उत्तर आया -1। यानी जब आपने सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -2 रखी तो आपका काम बना। आप कहें सर क्या इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, लाला बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। तुम खुद ही सोचो, यहां 3 जमा सी है या 1 जमा सी है, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव लाना है, तो तभी संभव है जब मैं 3 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रखूं। यहां पे 3 और 1 में बीच में वैल्यू रखूं, मैग्नीट्यूड तो मुझे चेंज करना है प्लस माइनस। लेकिन जब मैं 3 और 1 की कोई भी वैल्यू रख दूंगा इनके बीच की, जैसे मैंने 2 रख दी और माइनस में रख दी, तो यहां तो पॉजिटिव बना देगी, लेकिन वो 1 से बड़ी होगी तो यहां नेगेटिव बना देगी। तो यानी मेरा उत्तर 3 और 1 के बीच में आना था, तो मुझे सब कहानी करनी ही नहीं थी। लेकिन मैं टीचर हूं, इसलिए जड़ मूल से आपको चीजें समझा रहा हूं, वक्त लगता है। तो मेरे बच्चे सी की वैल्यू -2 है, तो -2 रखोगे तो ऊपर आएगा -1, और -2 रखोगे तो 7 में 2 गया 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज -1/5। इस क्वेश्चन को अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, टीचरों की भी बात छोड़ो यार, आप लोग कर पाएंगे अगर आप लोग मेरे पॉइंट को समझ पाए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे समझ गए। मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं। आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तब भी कमेंट करिए, साइलेंट किलर मत बनिए, नहीं तो आप यूट्यूब को बांग्लादेश बना देंगे। आपके जो भी विचार आप लिखिए ना, आप समझ आया तब भी ठीक, नहीं आया तब भी ठीक। बताओ मेरे भाई, मजा आया कि नहीं आया? आइए आगे, आइए, आपका इंतजार है। बहुत बढ़िया टॉप क्वेश्चन ले रहा हूं, नंबर सिस्टम के टॉप 50 क्वेश्चन ले रहा हूं। ज्योमेट्री में मैं भी थोड़ा फंस गया था, मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं क्वेश्चन कम लूं। मेरा मन था कि यार अच्छे अच्छे सारे सवाल कराऊं, लेकिन ज्योमेट्री में बहुत सारे सवाल हो रहे थे। अभी ज्योमेट्री की थोड़े टाइम बाद फिर से क्लास लूंगा मैं, क्योंकि मैंने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी तक सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा सर्कल के हैं, ज्योमेट्री में और भी बच रहे हैं, वहां ऐसे बीच बीच में एक क्लास डालूंगा ताकि आपको मजा भी आता रहे, बोर भी ना हो। आइए मेरे बाबू, सवाल में कह रहा है जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए, जेड जो है मेरे प्यारे बच्चों पहले 31 संख्याओं का प्रोडक्ट है। जेड पहली 31 संख्याओं का प्रोडक्ट है। हाँ जी, जेड प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। आपने कहा जी ठीक। मेरे बच्चे इस बात से मतलब इस बात से मतलब क्या हासिल हुआ? सर इस बात से मतलब यह हासिल हुआ कि जेड एक ऐसा नंबर है कि अगर इसका रिजल्ट मान लो जेड को सोल्व करके हमने एन ला दिया रिजल्ट, तो एन ऐसा नंबर होगा जो 1 से लेके 31 तक किसी भी नंबर से भाग हो जाए।
n ऐसा नंबर होगा जो 1 से 31 तक किसी से भाग होगा, यानी अगर z प्रोडक्ट है तो z ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 31 तक सभी से भाग हो जाएगा। आपने कहा ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कह रहा है कि x जो है वो z+1 है, x की वैल्यू z+1 है। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई x+1, x+2, x+3 और x+30, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा, ये ढूंढ के बताओ, ढूंढ के बताओ। तो आप कहेंगे देखो सर x की वैल्यू है z+1, तो यहां रखेंगे z+1, तो 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा z+2, ये आ जाएगा z+3, क्योंकि x की वैल्यू ही z+1 है, 1 और 2 3, ये आ जाएगा z+4, और ऐसे ही चलते चलते मेरे बच्चे ये आ जाएगा z+31। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो येलो कलर में मैंने लिखे हैं, इनमें से आपके हिसाब से कौन सा प्राइम नंबर होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर कोई भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर z ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 31 तक हर नंबर से भाग जाएगा। तो मोटी मोटी बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर z जो है वो 2 से भाग होगा, और 2 से ये भी भाग हो रहा है, तो पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो, मतलब जो किसी से भाग ही नहीं जाने के, अपने और 2 के अलावा। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक के, माफ करिए, एक के और अपने अलावा किसी से भाग ना जाते हो, तो ये 2 से भाग चला जाएगा। जेड 1 से लेकर 31 तक सभी नंबर से भाग जाएगा, मतलब 3 से ही भाग जाएगा, और 3 यहां पे भी है, तो 3 पूरे से भाग चला जाएगा, ये भी नहीं है। यहां 4 पूरे में कॉमन आ जाएगा, ये भी नहीं है। जेड 1 से लेकर 31 तक के नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब जेड को 1 से 31 तक कोई भी नंबर डालोगे सभी से भाग होगा, और यहां 31 है, तो 31 यहां पे भी है, 31 से ये भी भाग हो जाएगा, 31 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने राजा, नन ऑफ देम, इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। उसने यही पूछा था कि इसमें से अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। आइए सवाल में कह रहा है व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। कह रहा है जी कोई 2 अंकों की संख्या है। पहले आप सवाल पढ़ लें, फिर मैं थोड़ा छोटा करूंगा सवाल। देखिए मेरे बच्चे, हमें मेन लाइनें पढ़नी है और उसी को पकड़ के बैठना है। जब 2 अंकों वाली संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, द प्रोडक्ट इज 424। कहता है जब 2 अंकों वाली संख्या को उसके अंकों से गुणा किया जाता है, अंकों के योग से गुणा किया जाता है, लेट से 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, ये इकाइकांक, ये दहाइकांक, तो इसका योग हो गया अंकों का x+y। अंकों के योग को मैं s से डिनोट कर रहा हूं, और इसे लिखना हो तो मेरे बच्चे लिखते हैं 10x। ये पता है ना इकाई दहाइका, कि 10 गुना दहाइकांक जमा इकाइकांक, ये होती है मेरे प्यारे बच्चों संख्या। आपने कहा सर मान ली बात, मान ली सर, समझते हैं आपकी बात को। तो सवाल में कह रहा है जब 2 अंकों वाली संख्या को उसके अंकों के योग से, तो 2 अंकों वाली संख्या थी xy, इसको अंकों के योग से यानी x+y से, x+y यानी इन दोनों अंकों के योग से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट वुड बी 424। अगली लाइन में कह रहा है, इंपोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, व्हेन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। कहता है जब हम संख्याओं को में, जब हम इन संख्याओं को इनके अंकों का क्रम पलटने पे जो प्राप्त होती है, तो भाई एक्स वाई के क्रम पलटोगे तो वाई एक्स हो जाएगी। तो कह रहा है जी वाई एक्स को जब इन दोनों का योग से, तो मेरे बच्चे x+y करो या y+x करो, योग तो हर एक में बराबर आएगा, तो ऐसे ही आएगा। कह रहा है इससे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बाबू, राजा बाबू, तो रिजल्ट जो आता है वो 280 आता है। बिल्कुल सही है जी। अब रिजल्ट मेरे बच्चे 280 आएगा। अब यहां हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम इनमें मतलब इसकी वैल्यू यहां टेक सकते हैं, या फिर दोनों को भाग दे लो। भाग दे लोगे तो s से s कट जाएगा। तो मोटी बात समझने की यहां पे ये है कि इस s का कोई यूज ही नहीं था, ये सिर्फ मजे लेने के लिए दिया हुआ था। अब आप ये बात भी जानते होंगे कि x इंटू वाई को अगर फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 10x + y।
10x प्लस वाई, और इसको फॉर्मेट में लिखना हो तो 10y प्लस एक्स। समझते हैं इतनी बात को? बिल्कुल सर। अब मेरे बच्चे इनमें कुछ कटता है तो काटो यार भाई। 8 या 24, 8 पंजे 40, 8 या 24, 8 पंजे 40, 35, 8 पंजे 40, 8 या 24, 53। बस खत्म कहानी। यानी इसे काटोगे तो 53/35 आया। अब यार कंपेयर कराओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। कंपेयर करोगे तो क्या होगा कि भाई 10 के मल्टीपल में कुछ जोड़ना, तो 10 से भाग दोगे, 10 5 50, यानी 10 गुना 5 जमा 3। यहां देखोगे, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं और कुछ नहीं, वरना तो यहीं से खेल समझ में आ गया आपको। यहां देखोगे तो 10 तीय 30, 10 का पाड़ा पड़ोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि है तो 10 का मल्टीपल, तो 10 गुना 3 जमा 5। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। तो मेरे बच्चे संख्या है 53, अंकों का जोड़ 5 और 3 8 होगा, ऑप्शन सी। आराम से सोच समझ के बताओ, सवाल पल्ले पड़ा या नहीं। ये तो थी मेरे प्यारे बच्चों डिटेल अप्रोच के हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, वो मैंने आपको समझाया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस यू how to approach this question in your exam. There are two methods, how to solve this question and how to approach these questions. I discuss both method in my class. इंग्लिश में हो गया ज्यादा, आओ समझो। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई 2 अंकों की संख्या थी, तो 2 अंकों की कोई नंबर होगा n, तो इन दोनों अंकों का योग किया गया, लेट से s, तो रिजल्ट आया 424। बहुत बढ़िया सर, रिजल्ट आया 424, मर गिरे 424। अब कह रहा है कि अगर इस नंबर के डिजिट इंटरचेंज कर दें, यानी संख्या के डिजिट घुमा दें, तो मान लो कोई दूसरा नंबर बन जाएगा n1। जैसे xy है तो yx हो जाएगा, यानी n1 नंबर बनेगा। और कह रहा है इसको भी इसके अंकों के योग से गुना कर दे, तो अंकों का योग थोड़ी पलटेगा भाई, x जमा y करो या y जमा x, बात तो एक ही है। तो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट आ रहा है 280। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि अगर ये वाली बात है तो बताओ अंकों का योग क्या होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, समझदार बच्चे को ये समझना है कि सर ये 280 जो है ना, ये भी अंकों का योग का कोई मल्टीपल है, और यहां पे भी 424 में भी अंकों का योग गुना मल्टीपल है। यानी सच बात तो यह है कि इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन टर्म आ रही होगी वो एस हो सकती है, या हम इसको उल्टा, अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज कहूं कि भाई दोनों अंकों का जो योग होगा वो हर हाल में इसको भी भाग देगा, इसको भी भाग देगा, क्योंकि गुना करके ही तो नंबर बन रहे हैं 424 और 280। क्या सहमत है? आपने कहा हाँ। तो भाई योग दे रखा है, चेक करते हैं। 6 से भाग जा रहा है भाई, 6 से भाग जाने के लिए 2 और 3 चाहिए, तो 8 2 10, 3 से नहीं जा रहा, मारो काटा। 7 से भाग जा रहा है सर, 7 चौक 28 जा रहा, बहुत बढ़िया जी। 7 6 42 ये नहीं जा रहा, मारो काटा। 9 से जा रहा है जी, देखो जी 8 2 10 अंकों का योग नहीं जा रहा, हटाओ, तो बचा 8 10 23 योर आंसर। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त और जिंदा दिली वाली अप्रोच है। दोनों मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट इन योर एग्जाम एंड हाउ टू सोल्व इन योर क्लास। आइए बाबू, सवाल में कह रहे हैं p इज ए प्राइम नंबर एंड p स्क्वेयर प्लस 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। यहां इज लिखा है मेरे भाई, हमारे टाइपिस्ट थोड़े अलग हैं। इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, द नंबर ऑफ नंबर दैट p कैन बी एज्यूम्ड। कह रहा है बताओ भाई p की कितनी वैल्यू संभव है। मोटी और बेसिक बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यार, p एक प्राइम नंबर है, p इज प्राइम नंबर। अब मुझे एक बात ध्यान देनी है, जब भी प्राइम नंबर का सवाल होगा ना, तो 99% जो क्वेश्चन फ्रेम किया होगा ना, वो 2 पे किया होगा, ध्यान रखना। 1% चांस है, या 1% से भी कम चांस है कि 2 के अलावा किसी चीज पे फ्रेम किया होगा सवाल। हमेशा 2 पे फ्रेम कर रखा होता प्राइम नंबर का क्वेश्चन। समझो ट्रिक है। अब बस समझना ये कि भाई कोई भी प्राइम नंबर होता है तो 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, विषम होते हैं। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर p प्राइम नंबर है और मैं मान लेता हूं कि p की वैल्यू 2 नहीं है, तो p स्क्वेयर प्लस 3
पी प्राइम नंबर है, दो नहीं होके कुछ भी प्राइम नंबर है तो उसका वर्क करेंगे तो ओडी आएगा, क्योंकि दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे विषम है, और विषम में मेरे बच्चे विषम ही जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, सम आएगा, इवन रिजल्ट आएगा। और दो के अलावा बाकी कोई इवन नंबर ऐसा है ही नहीं जो प्राइम नंबर हो। कैसा लगा मेरा सवाल है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। भाई दो के अलावा और कोई ऐसा इवन नंबर है ही नहीं जो प्राइम हो, और यहां तो दो है ही नहीं क्योंकि इन दोनों का जोड़ है। तो अगर P दो नहीं है यानी P प्राइम नंबर 2 नहीं है और बाकी कोई भी प्राइम नंबर है तो ओड होगा, ओड का स्क्वायर ओड होगा, ओड में ओड जोड़ा इवन आएगा, रिजल्ट संभव ही नहीं, गलत है। इसका मतलब इसमें कोई भी संख्या संभव नहीं। अब सर दो को चेक करते हैं, तो देखो यार दो का वर्ग चार, चार और तीन सात, सात प्राइम नंबर है, दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल एक ही संख्या संभव है जो इस सारे मामले को सेट करेगी, और वो है प्राइम नंबर 2। एक बात हमेशा कान खोल के ध्यान रखना, जब भी प्राइम नंबर में आपसे सवाल पूछा जाए दो को गोला बना देना, हर हाल में दो का इस्तेमाल हो, हर हाल में नहीं, 99% का चांस है दो का इस्तेमाल हो। आइए बाबू, करंट का क्वेश्चन है, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन, हल्के सवाल एक नहीं रख रखे, मजा आएगा पढ़ के आपको। और केवल इसके क्वेश्चन नहीं है, एसएससी के जहां जहां सवाल पूछे जा रहे हैं वहां सब जगह से उठाएं, ताकि हम वही सवाल ना कराएं जो पीछे आए हैं, जो आ सकते हैं वो टाइप भी उठाएं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है देयर एग्जिस्ट ओनली वन प्राइम नंबर p सच दैट 17 इंटू पी प्लस 1 इज स्क्वायर। सवाल में कह रहा है कि 17 गुना p प्लस 1 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है p, ओनली वन प्राइम नंबर, ऐसा वो कह रहा है, ओनली वन प्राइम नंबर है, ओनली वन प्राइम नंबर है जो मेरे प्यारे बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहा है, 17p प्लस 1 को परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहा है। मैंने इस कॉन्सेप्ट पे क्लास में बहुत सारे सवाल बता रखे हैं और कहा था कि इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछेगा। अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई 5 और 7 में क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे कि सर 5 को लिख लेते हैं 6 माइनस 1, 7 को लिख लेते हैं 6 जमा 1, फार्मूला लगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का वर्ग माइनस 1। तो सर सोचो 5 गुना 7 की जगह अगर मैं ये लिख दूं और फिर पूछूं बताओ इसमें क्या जोड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे 1 जोड़ दो, 1 से 1 कट जाएगा, 6 का वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, या मैं इसमें 6 गुना 8 लिख दूं, है ना, 12 गुना 14 लिख दूं, कुछ भी लिख लूं, मतलब वही है। मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट में एक जोड़ दें, दो किन्हीं भी दो नंबर के प्रोडक्ट में एक जोड़ दें और फिर इस नंबर को हम ये कहें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 100% मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों नंबर ऐसे होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है, इसके अलावा मेरे बच्चे पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, है ना, क्यों, क्योंकि इन्हें दो डिफरेंस होगा 5 और 7 का, तभी तो -1 + 1 होगा और ये -1 से -1 कटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा इस्तेमाल हो गया। वही खेल यहां खेल गया तुम्हारे साथ और तुम्हें लगा नया सवाल दे रहा है, वही खेल है 17 इंटू पी प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में p की जो वैल्यू है, अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इफ यू वांट टू मेक दिस नंबर ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज 100% श्योर दैट ओनली 17 + 2, डिफरेंस 2 लाना था, 19। मेरी बात समझे नहीं, 17 गुना 19 ही ऐसा नंबर है जिसमें एक जोड़ने में परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब हमें ये देखना है कि क्या 19 प्राइम नंबर है। हाँ सर 19 प्राइम नंबर है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि केवल और केवल p का एक ही मान पॉसिबल है, दैट इज 19, जिसकी वजह से प्राइम नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो ये तो तय रहा कि सर पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, कह रहा है टू ऑब्टेन ए प्राइम नंबर लेस देन 121 वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2357। कहते हैं 121 से छोटे सारे प्राइम नंबर निकालने के लिए, नहीं 121 से, हाँ कहते हैं 121 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, अगर हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो क्या हमें 2 3 5 7 से भाग देके देखना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, 121 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो उसका तरीका ये होता है कि उससे छोटे जितने प्राइम नंबर है उनसे उसको भाग देके देखते हैं, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो मेरे बच्चे बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। हाँ है ना।
ये मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट। आइए आपका इंतजार था। आइए बाबू, बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन पता किसका है? ये क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चों इंटेलिजेंस ब्यूरो, IBACIO 2024 का। मैंने कहा ना कि मैं हर सिंगल क्वेश्चन पे मेहनत करके आपके लिए लाता हूं। हाँ, लेकिन गाने नहीं गाता फालतू के। आइए भाई, आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है लेट PQR and S बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। कहता है PQRS पॉजिटिव नेचुरल नंबर है विथ 3 एग्जैक्ट फैक्टर। इस लाइन पे विशेष ध्यान देना। लेट PQR and S बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर विथ 3 एग्जैक्ट फैक्टर। 3 सटीक गुणनखंडों वाली। आइए मेरे बच्चे, यहां एक बात सीखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर P एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इफ P इज एनी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों P स्क्वेयर जब आप करोगे ना, तो केवल और केवल यही एक ऐसा नंबर होगा जिसके 3 फैक्टर होंगे, एक P और P स्क्वेयर। मतलब अगर किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग कर दोगे तो उस नंबर के 3 ही एग्जैक्ट फैक्टर होते हैं। उल्टा कह दें तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट करने पे प्राइम नंबर आता है तो उस नंबर के हर हाल में 3 फैक्टर है। जैसे 4, 9 है ना, 9 के बाद 25, 25 के बाद 49। देखो, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है, उसका 11 होता है, उसका 13 होता है। 11 का वर्ग 121, 169। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्राइम नंबर हैं इनके केवल और केवल 3 ही फैक्टर होंगे, 1 P एंड P स्क्वायर, 4, है ना। तो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर ही ऐसे नंबर होंगे जिसके एग्जैक्ट 3 ही फैक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी हर हाल में PQRS की जो वैल्यू होगी वो इसी तरह से होगी। अब मेन लाइन पे आते हैं। सवाल में ये कह रहा है Q बड़ा है और P छोटा है, Q बड़ा है P छोटा है एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर। कहता है P और Q दोनों ही 2 डिजिट के नंबर है। तो भाई 2 अंकों की संख्या कितनी है? केवल 25 और 49 ही है, जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 25 और 49 के अलावा 2 डिजिट का कोई नंबर है ही नहीं जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। और कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा तभी उसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब P और Q की वैल्यू 25 और 49 है। और सवाल ने कहा कि बड़ा कौन है मेरे बाबू? Q। तो Q बड़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों बड़ा है ये हमें नहीं पता, तो ये 49 होगा और ये 25। यानी मेरे प्यारे बच्चों Q की वैल्यू 49 होगी और P की वैल्यू 25। अब आते हैं आगे। अगली लाइन में मेरे बाबू सवाल में कह रहा है R एंड S बोथ आर 1 डिजिट नंबर। कहता है R और S ऐसे हैं जो दोनों एक अंक की संख्या है जहां R बड़ा है। तो बेटा एक अंक की संख्या तो केवल 4 और 9 ही है जिनके 3 फैक्टर है, और R बड़ा है तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 9। तो R की वैल्यू मेरे बच्चे हुई 9। R की वैल्यू हो गई 9, S की वैल्यू हुई मेरे बच्चे कितनी? 4। हमसे कह रहा है P माइनस Q -1, तो P की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी है? 25 माइनस 49, 25 में 49 गया -24 और -1, तो ऊपर आया -25। नीचे R माइनस एस, R में से S गया 9 में 4 गया 5, तो मेरे भाई काटोगे तो उत्तर आएगा -5। अब मजे लेके हमारे साथ ऑप्शन भी ऐसे ही है। तो S की वैल्यू क्या है? 4, तो -4 -1 -5 आ गया, खत्म कहानी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। अब आते हैं मेरे बाबू इस सवाल को पेपर में कैसे सोल्व किया जाए। तो देखिए यार, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं तुक्का लगाता। कैसे? ध्यान से सुनना, तुक्केबाजी। मुझे ये पता है कि भाई Q बड़ा है P से, और मुझसे पूछा है P -Q -1 अपॉन R माइनस एस।
सवाल में मुझे खुद ही कहा कि भाई क्यू बड़ा है पी से, तो मेरे बेटे एक तो क्यू की वैल्यू पी से बड़ी है पहली बात, और सारे के सारे नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, तो क्यू की वैल्यू बड़ी है तो नेचुरल है, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में उत्तर आएगा, और माइनस और जोड़ोगे तो उत्तर हर हाल में माइनस में आएगा। जो भी आए मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, नेगेटिव है। अब यहां पे खुद ही कह रहा है कि आर की वैल्यू एस से बड़ी है, मैं नहीं कह रहा, सवाल ने कहा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। तो बिना सवाल सोचे समझे भी हम कह सकते थे कि इसका आंसर नेगेटिव होगा, इसका आंसर जो भी होगा सर नेगेटिव होगा। अब ये तय है मेरे बच्चे कि हमारे पास चार ऑप्शन है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में एक जोड़ा मेरे बच्चे तो पॉजिटिव आएगा, और जबकि मेरा आंसर चाहिए नेगेटिव, यानी ऑप्शन डी इज नॉट योर करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट सर? कनेक्ट नहीं, मतलब करेक्ट नहीं है, कारण सर एस की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो मेरे बच्चे एक भी अगर मान हुआ, एस का मान एक भी हो तो एक में एक गया जीरो, नेगेटिव तब भी नहीं आएगा। यानी मैं ये कह सकता था सर बी और डी मेरे आंसर नहीं है, फंस जाता ए और सी में। तो अगर मेरे पास समय नहीं है पूरा सोल्व करने का, समझने का, तो तुक्केबाजी में मैं ए और सी में से कोई भी एक टिक कर देता, एटलीस्ट मेरी 50% पॉसिबिलिटी होती करेक्ट आंसर लाने की। बाकी आप बताइए कौन सा मजा आया आपको तरीके में? तो इन दोनों में से फंस गए हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, दूर दूर तक दोनों नेगेटिव दे सकते हैं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन से ए और सी में फंस रहे। मेरे बच्चे सेम अगेन आईबी 2024 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया टॉप लेवल का क्वेश्चन आई है। सवाल में कह रहा है 10 से 100 के बीच में कितनी दो अंकों की अभाज्य संख्या है जिनका अंकों का क्रम पलटने पर भी अभाज्य संख्या ही बनती है। तो सबसे पहले दो प्राइम नंबर, दो अंकों की प्राइम नंबर ढूंढते हैं, 11, 13, 17, 19। आप कहेंगे सर सारे लिखने पड़ेंगे, नहीं, देखो कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बात बनेगी। कैसे? 11 को पलटोगे 11 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 31 पलटोगे, ये भी प्राइम है। 71 लिखोगे, प्राइम नंबर है। 19 का उल्टा करोगे 91, 13 7 91, 13 से भाग हो जाएगा 19, मेरा लिस्ट का आंसर नहीं है। 17, 19, 19 के बाद आता 23। आप जानते 23 में कहानी क्या कि पलटेंगे तो मामला ही सेट हो जाएगा, तो 23 भी नहीं है। यानी जिसके भी आंक शुरुआत का अंक 2 होगा यहां वाला, या 5 होगा, तो वो मेरे बच्चे वैसे ही प्राइम नहीं होगा। मान लो यहाँ 5 ए है, जब इसे पलटेंगे तो ए 5 हो जाएगा, तो नेचुरल ए 5 से भाग हो जाएगा। तो दो, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर से समझाता हूं भाई, अंकों का क्रम पलटना है, जैसे ए बी है, इसको पलटूंगा तो बी आएगा। अब ए की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती? ए की वैल्यू सर किसी भी हालत में 2 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, ठीक है सर, और सर 5 नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगर यूनिट डिजिट हुए किसी भी हालत में, ये मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट हुए, इकाई का अंक हुआ, मतलब यहां पे ये इकाई का अंक हुआ, तो जब पलटेंगे तो इकाई का अंक बन जाएगा, और इकाई का अंक 2 4 6 8 है तो 2 से भाग होगा, और 5 है तो 5 से भाग हो जाएगा। और मुझे लाना है पलटने पर भी प्राइम नंबर, तो मुझे जो गिनती देखनी है 11 13 17 19 देखी। अब मेरे को जाना है 3 पे, 31 जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? 31 के बाद 37, ठीक है जी। अब 37 पे देखूंगा, 31 का देखूंगा, 13 बिल्कुल मामला सेट है, इसका देखूंगा 73 बिल्कुल सेट है। 37 के बाद मैं 40 वाली लाइन में नहीं जाऊंगा, 50 वाली लाइन में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि 40 और 50 दोनों में मामला मेरा सेट हो जाएगा। 60 वाली लाइन में भी नहीं जाऊंगा मेरे बच्चे, फिर मैं जाऊंगा 70 वाली लाइन में। तो 70 वाली लाइन में जाऊंगा तो 71 आएगा, 71 के बाद 73 आएगा, 73 के बाद 79 आएगा। अरे हाँ है ना? अब इसको पलट के देखोगे 17 प्राइम नंबर है, इसे पलट के देखोगे 37 प्राइम नंबर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पलट के देखोगे 97 प्राइम नंबर है, और इस 97 के बाद 8 वाली लाइन में मत घुस जाना, तो 97 आया, इसे पलटोगे तो 79 आएगा। तो मेरे बच्चे एक दो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी 9 संख्याएं संभव। आप मेरा पॉइंट समझे? देखिए यार, लॉजिक समझने पे दिमाग दौड़ाना, क्योंकि पेपर में हु बहू ये सवाल नहीं मिलने, लेकिन लॉजिक ये जरूर मिलेंगे, है ना? आइए बाबू, सवाल में कह रहा है 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर p q r s t आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड।
कहता भाई 5 हैं, पी क्यू आर एस टी 5 इंटीजर हैं, इनमें से 3 इवन है और बाकी 2 ओड है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है बाबू, तो सवाल में हमसे कहा पूछत पानी, सवाल में हमसे ही पूछ रहा है भाई ये बताओ तो फिर ये P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस टी ये इवन होगा या ओड होगा? तो आप आंख बंद करके कह देना सर ये हर हाल में इवन होगा। क्यों इवन होगा समझाता हूं। देखो यार इवन होने के कारण है, क्या कारण है भाई, उसी कहानी को समझाता हूं ताकि पेपर में कंफ्यूजन ना रहे आपको। मेरे बच्चों मान लो पी क्यू आर तीनों इवन है, तो 3 इवन नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे, कुछ भी निशान लगाओ उनके बीच में, तो तीनों सेट होके इवन ही बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और मान लो ये दोनों ओड हैं, तो इन दोनों के, अगर ये ओड है तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन बना लो आप, प्लस का कर लो, माइनस का कर लो, घटाओ जोड़ो, ओड में ओड जोड़ोगे, ओड में ओड घटाओगे तब भी इवन आएगा। और मेरे बच्चे इवन में इवन जोड़ो या घटाओ हर हाल में इवन ही आएगा। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। फिर से समझाता हूं भाई, 3 और 2 5 है ना, तो ये बताओ किन्हीं भी 3 को आप, भाई इनमें से कोई 3 तो होंगे इवन, उन तीनों को किसी भी रूप में जोड़ो घटाओ इवन आएगा। और बाकी 2 ओड होंगे, उन्हें भी किसी भी रूप में सेट करो, जोड़ो या घटाओ तब भी इवन आएगा। ओड में ओड जोड़ो या घटाओ इवन आता है, इवन में इवन जोड़ो घटाओ इवन ही रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली स्टेटमेंट आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, ये तय है इवन है क्योंकि 2 से गुना कर दिया, ये भी तय है इवन है 2 से गुना कर दिया, ये भी तय है इवन है 2 से गुना कर दिया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक, ये तीनों 2 से गुना करके इवन बना दिया, बाकी जो मर्जी वैल्यू। तो इवन में इवन जोड़ो, इवन में इवन घटाओ, रिजल्ट इवन आया। अब बच गए मेरे बच्चे क्यूओटी, क्यूओटी बच गए क्यूओटी। अब मेरे प्यारे बच्चों क्यूओटी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? अब मुझे एक पॉइंट पकड़ना है यहां पे, और वो ये कि सर ये जो शब्द है ना डेफिनेटली, बस इसको घेर के बैठ लो, यही सब कुछ निकाल के देगा। देखिए अगर यहां एक शब्द लिखा मिल जाए मेरे बच्चे कैन या मे, तो फिर लोचा सवाल में बहुत है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कैन और मे के अलावा अगर डेफिनेटली शब्द आ जाए तो इसका मतलब आप इसका उल्टा प्रूफ करके दिखा दो कि डेफिनेटली की जगह अगर, मतलब यहां डेफिनेटली ओड की जगह हम ये कहते हैं कि यार इवन भी आ सकता है, तो आपका एक प्रूफ करो। तो मैं कहूंगा भाई पी आर एस की जो मर्जी वैल्यू है ये तीनों रिजल्ट हर हाल में इवन आएंगे। अब बचे ये दोनों, अगर ये दोनों नंबर इवन ले लूं मैं, तो इवन में इवन जोड़ा तो इवन आया, और दोनों ओड ले लूं तब भी ओड में ओड जोड़ा इवन आया। आपने कहा और इवन में इवन जोड़ो या घटाओ इवन आ जाएगा। इसका मतलब यहां डेफिनेटली शब्द गलत है। अगर आप डेफिनेटली लगा रहे हो तो गलत है। हर हाल में ओड नहीं आएगा, हर हाल में इवन भी नहीं आएगा, ओड भी आ सकता है लेकिन हर हाल नहीं आएगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट मुझे गलत करनी है और फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। तो बाबू मेरे बच्चे अब भैया इसको सफाई कर दें। आइए बाबू आंसर देते हैं। तो मेरे बच्चे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट सेकंड, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है मेरे। आइए जी, कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। एक को प्राइम नंबर ले रहे हैं, एक को कंपोजिट नंबर ले रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे जैसा मैंने अभी समझाया कि जहां पे ये कैन शब्द आ जाता है वहां लोचा है। अगर डेफिनेटली होती तो इसका उल्टा प्रूफ कर देता मैं जल्दी जल्दी से। आओ, सवाल में मुझसे कह रहा है कि भाई पी और सी क्या है? पी जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी 2 3 5 7 एंड सो ऑन। और सी मेरे प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जानते हो क्या होती है? सर 4 6 8 9 भी भाज्य होती है, 10 11 12 एंड सो ऑन। अब मुझे एक स्टेटमेंट में कह रहा है भाई p प्लस सी अपॉन p माइनस सी क्या इवन हो सकता है?
तो ऐसे दो नंबर सोचो जिस पे इवन हो जाए, तो हाँ हो जाएगा ना सर। अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं 2 और 4 ले लूं, भाई 2 प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर में मैं कोई भी इवन नंबर डाल लूंगा तो इवन हो जाएगा। देखो मेरे भाई, मुझे लाना है यहाँ इवन, तो मैं कुछ भी लेके चलता हूँ। मुझे यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ 4, 2 और 4 6, 2 में 4 गया 2, 6/2, ये तो ओड आ गया। मुझे चाहिए इवन, तो इवन लाया जा सकता है। यहाँ 6 ले लेते हैं, 2 और 6 8, और 2 में 6 गया 4, आ गया ना -2, ये तो इवन बना रहा है। तो यानी पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे ठीक है कि सर ये इवन हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट 2p + c, तो मेरे बच्चे किसी भी प्राइम नंबर को आप 2 से गुना करोगे तो ये तो इवन आएगा। और कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, तो इवन में ओड ले लोगे तो ओड बन जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड पे आता है, कहता है कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किसी कंपोजिट से क्या ओड हो सकता है। बिल्कुल, मैं प्राइम नंबर 3 ले लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। और कंपोजिट नंबर मेरे प्यारे बच्चों मैं ले लेता हूं 9, तो 9 × 27, जो कि मेरा ओड हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसका मतलब ऑल स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। सवाल में कह रहा फाइंड द लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c - b। देखिए, जो जो बिंदु अहम है उन बिंदुओं को मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं सो दैट आप समझ पाए। लोवेस्ट बहुत जरूरी बिंदु था, पॉजिटिव भी बहुत जरूरी बिंदु था कि भाई लोवेस्ट भी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए। किसकी चाहिए जी? c - b की। सवाल में कह रहा है c - b की न्यूनतम मान चाहिए और वो भी धनात्मक होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि 7 अंकों की संख्या, यानी जो 7 डिजिट नंबर आपके सामने लिखा है, ये 12 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर कोई भी नंबर 12 से तभी भाग होगा जब वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी भाग हो। 12 से भाग होने के लिए 4 से भी भाग होना पड़ेगा, 3 से भी भाग होना पड़ेगा। और 4 से भाग होने का नियम है कि सर आखिरी 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। तो मेरे बच्चे आखिरी 2 अंक है 9c, तो 9c को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा 1। तो 1 के साथ यहाँ क्या हो के 4 से भाग हो, तो 4 × 3 = 12 भाग हो जाता है, 4 × 4 = 16 भाग हो जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, c का जो मान है वो आइदर इट वुड बी 2 और इट वुड बी 6। ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल। अब चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 से। 3 से ये देखो कौन कौन सी संख्या 3 से भाग हो रही है। 9 3 से भाग हो रहा है, 8 और 1 9 3 से भाग हो रहा है, 3 3 से भाग हो रहा है। 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो 1 + b + c। तो ये जो वैल्यू आए मेरे प्यारे बच्चों निकल के, वो मेरी 3 से डिवाइड होनी चाहिए, वो मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब मैं c की वैल्यू 2 भी ले सकता हूं, 6। तो मेरे बच्चे अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लूं तो आप मुझे बताओ 1 और 2 कितना बना? 3। 1 और 2 कितना बना? 3। तो b की वैल्यू में क्या लूं कि 3 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 कोई भी ले सकते हैं। भाई ये तो डिजिट है, तो डिजिट में 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। और 1 b और c, इन तीनों का जोड़ मेरे बच्चे 3 से भाग होना चाहिए। तो ये 1 है। c की वैल्यू अगर मैं पहले वाला ऑप्शन यानी 2 ले लेता हूं तो b की वैल्यू 0 3 6 9 में से कुछ भी वैल्यू उठाई जा सकती है। आपने कहा सर इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड केस ये बनता है कि 1 + b + c। c की वैल्यू में ले लूं यहां पे 6। अगर मेरे प्यारे बच्चों c की वैल्यू में 6 ले लूं तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। भाई 6 और 1 7 और दोनों, या फिर 3 3 के गैप पे 5 ले सकते हो या फिर 8 ले सकते हो। आपने कहा हाँ बात सही है, क्योंकि 6 और 1 7 दोनों, 7 और 5 12, 7 और 8 15। ये तीनों ही केसेस मेरे प्यारे बच्चों हमारे 3 से भाग हो रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए सर? c - b चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लेता हूं, मुझे c - b की वैल्यू चाहिए। पहली बात यह कि मुझे पॉजिटिव उत्तर चाहिए और मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। तो मेरे बच्चे अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो b की वैल्यू क्या ले सकता हूं? 0। तो उत्तर आया 2, जो कि पॉजिटिव है। अगर मैं 3 ले लूं b की वैल्यू तो 2 में से 3 घटाया -1, जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है, उससे हट जाएगा क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहां केवल एक ही केस बना कि मिनिमम वैल्यू 2 आ सकता है। जबकि यहां अगर मैं c की वैल्यू मेरे बच्चे 6 ले लूं तो 6 में से मैं क्या घटा सकता हूं? 6 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे बच्चे 4 आएगा। 6 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे बच्चे 1 आएगा। और 1 पॉजिटिव है
और 2 से छोटा है, तो उसने ये पूछा था मिनिमम क्या वैल्यू आ सकती है, तो मेरे बच्चे 1 आ सकता है, क्योंकि अगर मैं 8 ले लूंगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू लाई जा सकती है सी माइनस बी की, वो 1 हो सकती है, और यही मेरा आंसर है। 99% बच्चों ने इसका आंसर 2 दिया, लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं क्लास में वो जानते हैं कि इन सवालों को कैसे टैकल करना होता है। देखिए मेरे बच्चे, अभी के पेपर का क्वेश्चन है करंट का, सवाल बहुत बढ़िया है बहुत आसान, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के चक्कर में मैंने इस क्वेश्चन को उठाया कि बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज के लिए कंफ्यूज ना हो। सवाल में कह रहा है राम को एक 6 अंकों की संख्या 46 83 12 भाग देने को दी गई। श्याम ने इसको चेक किया और राम को बताया, श्याम टेल्स राम दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 57। उसने कहा कि भाई ये जो नंबर है 57 से भाग हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर 57 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 19 से भी भाग होगा और 3 से भी भाग होगा। इसके फैक्टर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यानी ऐसी संख्या 19 से भी भाग होगी और 3 से भाग होगी। अब कह रहा है कि अगर इसके डिजिट को आगे पीछे इंटरचेंज कर लें, कहीं इधर उधर सेट कर दें, या इसको आरोही क्रम में लगा दें या अवरोही क्रम में लगा दें, तो बताइए संख्या हमेशा किससे भाग जाएगी? तो मेरे बच्चे ये हर हाल में 3 से जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 से भाग होने के लिए ना डिजिट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बल्कि डिजिट का सम मैटर करता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों 51 मेरे बच्चे मेरे 6 से भाग हो रही है, तो मैं इसके डिजिट को इंटरचेंज भी कर दूंगा, तब भी अंकों का जोड़ तो 6 ही रहेगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6। अगर ये 3 से भाग होगी तो ये भी 3 से भाग होगी। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ये 3 होगा, कि भाई अगर कोई नंबर 57 से भाग हो रहा है तो मतलब 3 से ही भाग हो रहा है। अगर उसको हम अरेंज कर दे दूसरे मैटर तरीके से, तो भी अंकों का योग 3 से भाग जाएगा ही जाएगा। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ये 72 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे बच्चे 72 से अगर कोई नंबर भाग हो रहा है तो नंबर हर हाल में 8 से भी भाग जाना चाहिए और 9 से भी भाग जाना चाहिए। अगर कोई संख्या 8 से भी भाग होगी और मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर 9 से भी भाग होगा, तो समझिए वो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। अब हमें 8 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। क्या क्या मेरे इस पॉइंट को समझ गए मेरे भाई? तो बाबू एक बात समझो, किसी भी संख्या को 8 से भाग देना है तो आपको पता है कि 8 की विभाज्यता का नियम है लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर आखिरी 3 अंक 8 से भाग हो गए तो मेरे प्यारे बच्चों समझो वो संख्या भी 3 से भाग होगी ना, गलत बोलो, वो संख्या भी 8 से भाग होगी। लेकिन मैं इसका एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, उसको सीखिए। क्या? अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई नंबर है आखिरी 3 डिजिट, मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर है ABCDEFGHIJ के, ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर है, हमें चेक करना है 8 से भाग है या नहीं। तो 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंक ढूंढेंगे, इसको हटा दें। तो मेरे बच्चे यहां 2 केस बनेंगे। या तो ये F वाला जो डिजिट है यहां पे इवन डिजिट होगा। इवन का मतलब 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 अंक होगा। अगर यहां इवन डिजिट है तो मेरे बच्चे 8 से भाग देने के लिए आपको आखिरी 2 अंक चेक करने। 8 से भाग देने के लिए आखिरी 2 डिजिट चेक करने। अगर मेरे प्यारे बच्चों लास्ट यानी जो सैकड़े का अंक है, भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, 10th, 100 डिजिट, जो 100 डिजिट है, अगर यहां कोई ओड नंबर है, विषम संख्या है, विषम अंक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ऐसा कोई अंक है, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि जो ये आखिरी 2 अंक है इसमें अपनी मर्जी से 4 जोड़ दो और फिर इसे 8 से भाग दो। फिर इसे 8 से भाग दो। अगर ये हो गया तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। यानी आपको आखिरी 3 अंक चेक करने की जरूरत नहीं, आखिरी 2 अंक चेक करने की जरूरत है, लेकिन उस कंडीशन को ध्यान रखना है कि तीसरा जो अंक है वो इवन है या ओड है। जैसे अगर मैं यहां की स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा था कि 6 क्या है, इवन नंबर है। 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इवन नंबर है। अगर इवन है तो 8 से भाग देने के लिए मुझे आखिरी 2 ही डिजिट चेक करने चाहिए, दैट इज 3y। तो भाई देखो 30 से लेके 39 तक कौन सा नंबर है जो 8 से भागो? आपका क्या मजाक कर रहे हो? 8 चौक 32, 32 भाग हो जाता है। यानी y की वैल्यू सर एक सर्टेन हो गई कि y की वैल्यू 2 होगी। y की वैल्यू सर आप फिक्स कर दिए 2 होगी, y की वैल्यू फिक्स हो गई। अब चाहे कि ऑप्शन में कुछ कमाल कर दे तो नहीं होगा, क्योंकि x भी मैंडेटरी निकालना। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, क्या
अब बात ये बताओ कि 9 से भाग देना है, 9 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़ देखना होता है, तो y निकाल दिया। अब 9 पे आते हैं, तो देखो यार 7 और 2 9 गया, बिल्कुल ठीक है। अब 5 और 4 9 गया, बिल्कुल ठीक है। 9 गया भैया, बिल्कुल ठीक है। 6 और 3 9 गया भैया, बिल्कुल ठीक है। अब ये बच गया 8 और 2 10 और 3 13। 13 को 9 से भाग देंगे, आएगा 4, 4 जमा एक्स। तो 4 जमा एक्स जो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो मेरा किससे भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए। तो सोच के देखिए 4 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे 5 जोड़ो। 4 और 5 9, भाग हो जाएगा 9 से, तो यानी एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 5 होगी, और वाई की जो वैल्यू है वो आपकी 2 होगी। तो अगर 16/2 करोगे तो 8 उत्तर आएगा, और एक्स की वैल्यू 5, 5/5 करोगे तो 1 आएगा। 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 3 मेरा राइट आंसर है। बताओ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आई कि नहीं आई? बहुत जरूरी क्वेश्चन और बहुत टॉप लेवल के सवाल करा रहा हूं। आइए, कहता है यदि 7 अंकों की संख्या 5x है वो 88 और 72 से विभाज्य है, तो कहता है जी कहानी बताओ क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई नंबर 88 से भी भाग हो और 72 से भी भाग हो। तो मोटी बात यह कि 88 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब 11 से भाग हो, 8 से भाग हो। 72 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब 8 से भी भाग हो और 9 से भाग हो। यानी मेरे बाबू हमें इस सवाल में 3 डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 11 8 9। कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आइए। देखिए मतलब मेरे बच्चे आपको 11 की डिविजिबिलिटी, 8 की और 9 की, तीनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी विभाज्यता। तो मैं यहां आपको सलाह दूंगा कि 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, 3 की चेक करा रहा है तो सवाल आपको फंसाने के लिए पहले 11 उठा के टेक लेते हैं। अगर 11 उठा के टेकें तो भैया अल्टरनेट डिजिट जोड़ते हैं, मन ही मन जोड़ देता हूं यहां, या चलो देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18। आपने कहा जी मामला तो सेट है। यहां लेते हैं सर x जमा 1 जमा वाई, x प्लस वाई प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों 11 के लिए नियम यह है कि जब इन्हें घटाएं तो या तो मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, ओनली इन दैट केस दिस वुड बी पॉसिबल। फिर से मैं अपनी बात समझाता हूं कि या तो हम इन्हें सोल्व करें मेरे प्यारे बच्चों तो इनका डिफरेंस 11 आए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या आए, तो आप कहेंगे सर फिर कुछ भी आए, जो मर्जी आए, 0 आए या 11 आए या 22 आए या ऐसा कुछ आता रहे। सोल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 17 माइनस एक्स प्लस वाई। मोटी बात यह कि ये 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सर x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? सर x प्लस वाई की वैल्यू 17 हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। क्या और भी कोई तरीका है? हाँ सर, x प्लस वाई की वैल्यू अगर हम 6 ले दें तो 17 में 6 गया 11 भी आ सकता है, वो भी एक तरीका है। तो x प्लस वाई की एक वैल्यू 6 हो सकती है। सबसे पहले इतनी बात को सोचिए। अब आते हैं 9 पे। 9 के लिए भी मेरे प्यारे बच्चे अंकों का जोड़ चेक करते हैं, कहूं तो मिटा दें। देखो जी 5 3 8 और 1 9 गया, 6 4 10 को भाग देंगे, 1 बचा, 1 जमा एक्स जमा वाई आया, 1 जमा एक्स जमा वाई आया, 1 जमा एक्स जमा वाई आया। ये मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग होना चाहिए। आपने कहा यही सही बात है, फिर से समझाता हूं भाई। 9 से भाग देना है तो अंकों का जोड़ 5 3 8 और 1 9 गया, 6 4 10 9 से भाग गया, 1 1 जमा एक्स जमा वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहां के हिसाब से देखें मेरे बच्चे तो 8 है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप कहें 8 ही क्यों आई सर, और भी तो आ सकती है। कैसे सर? अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 8 ले लूं तो 8 और 1 9 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर 17 भी तो ले सकता है, 17 और 1 18, 18 भी 9 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और हमने यहां पे देखा था कि x प्लस वाई की वैल्यू 6 भी आ सकती है, 17 भी। यहां देख रहे हैं कि 8 भी आ सकती है, 17 भी आ सकती है, लेकिन दोनों कंडीशन मैच केवल 17 पे कर रही, तो हम यही मान लेंगे आंख बंद करके कि x प्लस वाई की वैल्यू 17 है, क्योंकि 17 ऐसा पेयर है जो 9 के साथ भी सेट कर दे रहा है और 11 के साथ भी सेट कर दे रहा है डाटा को। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे हमारे पास बचा 9 हो गया, 11 हो गया, 8। 8 के लिए डिविजिबिलिटी नियम क्या है सर? आखिरी 3 अंक। आखिरी 3 अंक में भी क्या कहानी बताई कि बाबू अगर तीसरा अंक यानी इकाई दहाई सैकड़े का अंक 100 डिजिट अगर इवन है तो आखिरी 2 डिजिट पकड़ो। तो 100 डिजिट इवन है तो आखिरी 2 डिजिट पकड़ा y6। तो भैया 8 का पहाड़ा पढ़ो, आखिरी अंक 6 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 है ना, 8 7 56,
4 और 1 5 और 4 9 96, ये 3 होंगे सर। यानी सर y की जो वैल्यू 1 5 9 में से कुछ भी हो सकती है। यू कैन पुट 1 5 एंड 9। अब सर एक में कोई डिजिट जोड़ के 17 आ सकता है? संभव ही नहीं, क्योंकि डिजिट होते ही 0 से 9 तक है। क्या 5 में कोई डिजिट जोड़ के 17 आ सकता है? मतलब ही नहीं, क्योंकि डिजिट ही 0 से 9 तक होते हैं। तो मेरे बच्चे केवल एक ही तरीका बचा, y की वैल्यू 9 तो x की वैल्यू 8, 9 और 8 17, जो कि सेट हो रहा है, नहीं x की वैल्यू 8 आ गई तो यहां रखेंगे 8 दूनी 16 और y की वैल्यू 9 आ गई, 9 आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, दैट इज योर आंसर माय डियर। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया? हाँ या ना? और अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, गुपचुप मत देखो, शोर मचाओ। देखिए बाबू, सवाल पे आइए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। सवाल में कह रहा है कि ए बी में कितने जोड़े संभव हैं कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। यह भी दिया गया कि संख्या का अंतिम अंक 9 है। देखिए मेरे बच्चे, 9 से विभाज्य है, बड़ा ही आसान है। 9 चेक करते हैं, 9 गया है ना। अब देखो भाई, 5 और 4 9 गया है ना। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 को 9 से भाग दोगे 3 बचा, तो ये आया 3 प्लस ए प्लस बी। अब ये भी मजे वाली बात है कि सर अंकों का जोड़ मेरा क्या आना चाहिए? 9 से भाग होना चाहिए। तो इनका योग 6 भी हो सकता है सर, या फिर मेरे बच्चे इनका जोड़ 15 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी जो है, आइदर इट वुड बी 6 और इट वुड बी 15। यही दो केस मेरे प्यारे बच्चों संभव है, और कोई केस संभव ही नहीं है। अब उसने कहा कि भाई अंतिम अंक जो होगा वो विषम संख्या होगी। तो अगर आपने 6 बनाना है तो यहां 5 ले सकते हो भाई। अंतिम डिजिट क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। अगर 1 लोगे तो यहां 5 आ जाएगा, यहां 3 लोगे तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 5 लोगे तो यहां मेरे बच्चे 1 आ जाएगा। 3 केस तो यहां पॉसिबल है। 15 में क्या क्या हो सकता है? सर 15 में ध्यान दोगे तो भाई अंतिम अंक विषम लेना है, और बड़ा है तो उल्टा चलो, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, उसका 5 हो सकता है, उसका 3 2 3 और 1 ये हो सकते हैं। अब 9 में क्या जोड़े के 15 है सर? 6 हो सकता है। 7 में क्या जोड़े 15 है? 8 हो सकता है। 5 में क्या जोड़े 15 है? 10 सर, 10 तो अंक ही नहीं है। इसका मतलब इसके बाद की कहानियां संभव ही नहीं है। तो कितने जोड़े हुए? 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे केवल और केवल 5 ही जोड़े संभव है। और उसने हमसे सवाल में यही पूछा कि भाई कितने जोड़े इन चीजों के संभव है? तो मेरे बाबू 5 ही पेयर पॉसिबल है। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मजबूत तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन करके पढ़ते रहिए, हैं। एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप इतनी सीरियसली पढ़ते रहेंगे। लेकिन अब पीडीएफ की जगह मेरे बच्चों कोशिश करिए, मन करके यहीं पढ़ा जाए। वीडियो रोकी, सवाल किया 30 35 40 सेकंड, फिर दोबारा वीडियो देखी। तो इसी तर्ज पर काम करते रहिए। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि एफर्ट कंटिन्यू रहे। नमस्कार मेरे बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।